ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से करीब 3 वर्ष पहले जब मधु मंटेना ने रामायण और महाभारत पर वो फिल्म बनाने वाले हैं ये घोषणा की थी, ये अनाउंस किया था, तो मैं सच में बहुत चिंतित हो गया था। इस पर हमने हमारे चैनल पर कई बार चर्चा भी की हुई है और मन में संशय उत्पन्न होने के कई सारे कारण भी थे। मधु मंटेना की जो रामायण और महाभारत बनाने की पीछे की जो भावना है वो मुझे कम से कम पर्सनली वो शुद्ध भावना नहीं लग रही थी। और कई सारे मन में इस प्रोजेक्ट के पीछे के इंटेंशंस को लेकर मन में कई सारे संदेह थे। जैसे कि जब महाभारत को अनाउंस किया गया था दीपिका पादुकोण के साथ में 3 वर्ष पहले, तब ये बातें कही गई थी कि द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बनाया जाएगा, एक सो कॉल्ड फेमिनिस्ट टच दिया जाएगा। जिस नॉवेल पर वो फिल्म आधारित होने वाली है ये उस समय बताया गया था, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उसके बारे में जो कुछ रिव्यूज़ वगैरह मैंने आपको बताया भी है वो सब बातें। तो उन सब बातों के कारण मन में काफ़ी सारे संशय थे मधु मंटेना की रामायण और महाभारत को लेकर। रामायण पर भी बाद में कई सारे अलग अलग अपडेट्स आए कि महेश बाबू को लेने के बारे में चर्चा चल रही थी, पर अच्छा हुआ महेश बाबू ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद में ये न्यूज़ आई कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को लिया जाने वाला है वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे बाद में न्यूज़ आई, पर अभी तक कुछ ऐसा ठोस ऑफिशियल न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आई है। पर कुल मिलाकर वो प्रोजेक्ट को लेकर मेरे मन में बहुत सारे संशय थे, संदेह थे। पर जब आदि पुरुष का अनाउंसमेंट आज से करीब 2 वर्ष पहले हुआ था, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आप उस समय भी देख लीजिए, आदि पुरुष के पहले पोस्टर पर जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये चर्चा की थी कि मधु मंटेना की रामायण और महाभारत को लेकर मैं कैसे चिंतित हूँ। पर आदि पुरुष से मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मैंने 2 वर्ष पहले बात की थी, क्योंकि ओमराव जी का नाम था जिन्होंने तानाजी जैसी फिल्म हमें दी हुई है। प्रभास गारू थे फिल्म में मुख्य भूमिका में। तो मन बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे इस फिल्म से। पर जब अभी 3 दिन पहले पोस्टर को रिलीज़ किया गया, 3-4 दिन पहले, उसके बाद अभी जब परसों टीज़र रिलीज़ हुआ, उसके बाद में सच में इतना बड़ा आघात लगा अंदर, इतना बड़ा आघात लगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस कारण से कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को आदि पुरुष का टीज़र जो खराब आया है, उस कारण से कुछ ऐसे लोग बहुत खुश हो रहे हैं जो हृदय से चाहते ही थे पहले से कि आदि पुरुष फिल्म खराब निकले, ये असफल हो। और कई सारे हृदय से लोग ये चाह रहे थे। आप देख लीजिए, इवन जो लोग बॉलीवुड का बहुत सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड प्रेमी हम जिन्हें कहते हैं, वो भी कभी आदि पुरुष के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हुए मैंने तो कम से कम नहीं देखा। दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र हो, पठान हो या दूसरी जो कुछ फिल्में हैं, उनको लेकर एक बहुत उत्सुकता, एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती है। पर आदि पुरुष को लेकर ऐसी कोई एक्साइटमेंट हमें, जो बॉलीवुड को प्रमोट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, उनमें कहीं पर भी वो देखने को नहीं मिल रही थी। ब्रह्मास्त्र का जिस प्रकार से प्रमोशन किया गया था 8-8, 9-9, 10-10 महीने पहले से लेकर के, वैसी कोई एक्साइटमेंट, उत्सुकता आदि पुरुष को लेकर देखने को नहीं मिली थी। इवन प्रभास की बीच में जो 2 फिल्में प्रभास गारू की फ्लॉप हुई थी, साहो और राधेश्याम, उसको भी एक प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बॉलीवुड प्रेमी मानते हैं या कहते हैं, बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ कई सारे कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ते रहता हूँ। तो प्रभास के बीच में जो 2 फिल्में प्रभास गारू की फ्लॉप हुई थी, उसको लेकर भी बहुत कुछ लोग खुशी मना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कैसे फ्लॉप हो गई वगैरह वगैरह। तो जो एक स्टार बनकर जो उभर रहे थे ना प्रभास गारू, उस कारण से कई लोगों को बहुत शायद पीड़ा थी और वो चाह ही रहे थे कि आदि पुरुष फिल्म खराब बने। और देखिए, उमराव जी ने जो किया है वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। और इस कारण से अभी मधु मंटेना की रामायण महाभारत तो शायद वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ बना रहे हैं। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया है, ये आप ज़रूर देखना। और जो आगे आने वाली रामायण भी है, अब पता नहीं वो उसमें क्या क्या दिखाएंगे, कैसे रामायण को प्रस्तुत करेंगे। बहुत चिंता हो रही है सच में मन में। और ये सब बातें देख कर ना सच में किसी पर भी फिर विश्वास ही नहीं बचा अभी बॉलीवुड में। पहले तो चलो कुछ 2-3 नाम थे, मुझे थोड़ा बहुत विश्वास था, एक आशा की किरण दिखती थी कि यार चलो, बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग एक हिंदू घृणा वाली मानसिकता से हमें देखते हैं, हिंदू विरोधी मानसिकता से हमें दिखाई देते हैं बॉलीवुड में बहुत सारे लोग। पर कुछ लोग ऐसे हैं शायद वो अभी भी अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। पर ये जो कुछ हो रहा है ना, वो देखकर सच में अभी किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं।
और एक जो मैंने अभी पिछले लाइव वीडियो में भी चर्चा की थी, वो बात मैं फिर से कहना चाहूँगा। ऐसा लगता है कभी-कभी कि क्या ये जो कुछ हमारे संस्कृति पर आधारित या फिर इतिहास पर आधारित या फिर राष्ट्रवाद पर आधारित पिछले 3-4 वर्षों में कुछ जो फ़िल्में आई है, वो इतनी ज़्यादा हास्यास्पद थी, इतनी ज़्यादा चाइल्डिश थी, बचकानी थी और अपमानजनक थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि क्या जानबूझकर इन फ़िल्मों को ऐसा खराब बनाया गया? ये मैंने इससे पहले भी आप सब मित्रों के साथ कई बार इसके बारे में चर्चा की है। सबसे पहले तो भूज द प्राइड ऑफ इंडिया राष्ट्रवाद पर आधारित फ़िल्म कहकर उसे प्रमोट किया गया था। मुगलों को क्रिटिसाइज़ करने वाले भी कुछ डायलॉग्स थे, पर वो डायलॉग्स ऐसे थे, आप देखिए उनको, आप अभी भी सुनिए जाकर, वो इंटेंशनली उनको फ़नी बनाया गया है ऐसे लग रहा था। उसके बाद में सत्यमेव जयते 2 हो गया, उसको तो पैट्रियोटिक कॉमेडी करके मज़ाक उड़ाया गया था। उसके बाद आप ओम द बैटल विदिन देख लीजिए, जय भवानी, रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, ऐसे कुछ डायलॉग्स डाले गए थे कथित रूप से राष्ट्रवाद से भरे हुए। मजाकिया थी वो फिल्म सच में। उसके बाद आप सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को देख लीजिए, लिटरली हमारे इतिहास का उसमें मजाक बनाया गया है, और ऊपर से चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का नाम था उसके साथ में, वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के। ये बात सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली थी, उनसे कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद में ब्रह्मास्त्र फिल्म आई, उसने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी। मतलब इतना बड़ा धोखा एक प्रकार से मैं कहूँगा, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से 1.5-2 महीने पहले से ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। एंशिएंट इंडियन कल्चर का हमने इसमें सम्मान किया है, प्राचीन भारत की संस्कृति का इसमें सम्मान किया है, हिंदू संस्कृति का सम्मान किया है, सनातन संस्कृति का सम्मान किया है, रूट्स की तरफ ये फिल्म लेकर के जाएगी। हिंदू देवी देवताओं की फोटो बैकग्राउंड में रखकर वीडियो बनाकर डाले जा रहे थे। एन मुखर्जी का मैंने एक वीडियो देखा, रणबीर कपूर का इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया हुआ एक वीडियो मैंने देखा। पर फिल्म देखने के बाद में कहीं पर भी वो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन था फिल्म में? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा हमारे संस्कृति के जो सिद्धांत थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट बातें ब्रह्मास्त्र में देखने को मिली थी। इवन अमेरिकन और जापानीज फिल्म मेकर्स भी हमारे कल्चर को इससे कई गुना ज़्यादा बेटर वे में दिखाते हैं। चाहे वो अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, द बैटमैन फिल्म हो, डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट हो, कई सारी जापानीज एनिमे हो, वो बहुत ज़्यादा बेटर वे में हमारे कल्चर को दिखाते हैं। वो डेडिकेशन का, तपस्या का, पुरुषार्थ का, लगन का, एकाग्रता का, इन सब बातों का वे महत्व समझते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का महत्व वे समझते हैं। पर हमारे यहाँ पर तो इससे एग्जैक्टली अपोजिट बातें दिखाई गई है। गुरु शिष्य परंपरा का तो मजाक उड़ा कर रख दिया। जो वानरास्त्र जिसे कहा गया, 1000 नंदी की ताकत जिस कैरेक्टर में दिखाई गई, उनको तो बस ऐसे चुटकी भर में ही गायब कर दिया फिल्म में, जैसे उनमें कुछ ताकत ही ना हो। 1000 नंदी की ताकत, जो नंदी जिन्हें कितना शक्तिशाली हमारे पुराणों में बताया गया है, ऐसे 1000 नंदियों की शक्ति जिसमें है, उसको तो बस एक गाड़ी को वो ठीक से धक्का नहीं मार पा रहे, जिसको डिवाइन मंकी कहा गया है, हनुमान जी की तरह आकृति जहां दिखाई गई है, उसके अंदर भी कोई शक्ति जैसे है ही नहीं। ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम एकदम छोटा उसको बना दिया। सबसे बड़ी ताकत तो भाई लव में है, सो कॉल्ड प्यार में है। गुरु आश्रम में जाकर चुम्मा चाटी करना, हग हग कर रहे हैं एक दूसरे को, और गुरु आश्रम में कोई तपस्या की हो, ध्यान किया हो, एकाग्रता, कोई कुछ उन्होंने कोई विद्या प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी साधना की हो, कुछ भी नहीं। इवन द बैटमैन में, डॉक्टर स्ट्रेंज में भी वो नेपाल और भूटान जाकर आश्रम में रहकर वो तपस्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एकाग्रता करते हैं। वो छोड़कर उससे एग्जैक्टली अपोजिट बातें आप दिखा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कल्चर का ये मजाक नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो ये हो गया ब्रह्मास्त्र। उसके बाद में भी आदि पुरुष का टीजर आप देख लीजिए। ओम राव जी से ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हर तरीके से वो फिल्म, वो टीजर हमें बस निराश करता है, डिसअपॉइंट करता है, और उसमें मुझे तो कम से कम कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस भी नहीं दिख रहे। और ये सब कुछ देखने के बाद सच में मन में संशय उत्पन्न होता है कि क्या जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, ऐसी फिल्में बनाई जा रही है ताकि आगे से कोई फिल्म मेकर हमारे कल्चर, हमारे इतिहास, राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्में बनाने की हिम्मत ही ना करे। उरी के बाद आप देख लीजिए किस प्रकार से चीप ऐसी फिल्में बनाई हुई है राष्ट्रवाद के ऊपर। कथित रूप से जो कुछ स्पेनास थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, ऐसी जो फिल्में आई है उरी के बाद में, देख लीजिए किस प्रकार से चीप प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। या फिर फैमिली मैन जैसा कुछ टेक्निकली ढंग की बनी हुई कंटेंट भी हो, तो उसमें भी वो अपना कुछ लेफ्ट का एजेंडा हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने के एजेंडा हमें देखने को मिलते हैं। और क्या ये बॉलीवुड जानबूझकर कर रहा है
ये संशय मन में इस कारण से भी उत्पन्न होता है क्योंकि हमने शिकारा जैसी फिल्म देखी हुई है। अब आप मुझे बताइए उसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? 1990 के बाद से 30 वर्षों तक तो बॉलीवुड को कभी कश्मीरी हिंदुओं की याद नहीं आई। जितनी भी कश्मीर पर फिल्में बनी है उसमें कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के बारे में, नरसंहार के बारे में तो कहीं पर उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला। उल्टा उसके बिल्कुल अपोजिट बातें हमें देखने को मिली। हमें पत्थरबाजों की ही प्रति कई सारी सिंपैथी पैदा करने वाला कंटेंट देखने को मिला, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला कंटेंट देखने को मिला, भारतीय सेना को ही निगेटिव वे में प्रेजेंट करने वाला कंटेंट देखने को मिला, हैदर जैसी फिल्में हमें देखने को मिली, शौर्य जैसी हमें फिल्में देखने को मिली। इसमें पूरा एक भारत विरोधी नैरेटिव एक प्रकार से, या भारतीय सेना या भारत ही वहां पर अत्याचार कर रहा हो, ऐसी कुछ बातें हमें देखने को मिली। और फिर अचानक से शिकारा कहां से आ गई? फिर विवेक अग्निहोत्री जी ने जब कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर वो फिल्म बना रहे हैं अनाउंस किया, तो उसके बाद तुरंत एकदम से ऐसे तड़का फड़ के एकदम तुरंत अचानक से एक फिल्म निकलकर सामने आ जाती है शिकारा जैसी। तो कैसे, मतलब तो मन में संशय उत्पन्न होते हैं ना कि बस कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, उसको शुगर कोट करने के लिए जैसे वो फिल्म बनाई गई हो, ऐसे लगता है। और इन्हीं कारण से इन सब बातों के कारण मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या जानबूझकर बॉलीवुड ये कर रहा है? क्योंकि दशकों से बॉलीवुड का जो एक हिंदू विरोधी चेहरा है, हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट है, या नक्सलियों के प्रति जो एक बहुत प्रेम ऐसे उमड़ उमड़ कर सामने आता है बॉलीवुड का, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट, हमारे जो कल्चरल सिंबल्स है, हमारे जो प्रतीक है, उनको फिल्मों से ही गायब कर देना, उनके विरुद्ध एक एजेंडा चलना। अगर वो सिंबल्स दिखाए भी जाते हैं तो केवल निगेटिव कैरेक्टर्स पर, या जिन कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाना हो उन पर हमें देखने को मिलते हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। ये सब कुछ दशकों से बॉलीवुड करता आया है, और आज जब देश में एक वातावरण बदलते हुए हम देख रहे हैं, तो क्या उस वातावरण में अपने आप को रिलेवेंट रखने, अपने आप को उस बनाकर रखने के लिए बस ये दिखावे के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही है जिनमें कोई कल्चरल रिप्रेजेंटेशन तो हमें ढंग से दिखाई नहीं देता, पर बस लोगों को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने की भावना उसके पीछे बिल्कुल दिखाई देती है, ताकि संस्कृति का कोई रिप्रेजेंटेशन भी ना हो और उसी संस्कृति के अगेंस्ट सारी अपोजिट बातें उसमें दिखाई जाए, और नई जनरेशन के मन में जो हमारे कल्चर के प्रति जो एक गर्व की भावना जग रही है वो भी खत्म हो जाए, और ज़्यादा उनको कल्चर से दूर ले जाया जाए, और ज़्यादा मतलब लोग अपने कल्चर से जुड़ना ही ना चाहे, कुछ ऐसा इतिहास उनके सामने प्रस्तुत करे, कुछ या कुछ ऐसी कुछ फिल्में उनके सामने लेकर के आ जाए। ऐसे कई सारे मन में प्रश्न आते हैं। आप सबके इस पर क्या विचार है मैं जानना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।